बेनावा तो वालीले नहीं सोडूं यखोवा बेनावा सोडी दान पड्यो बेनावा तो मेरा लाबा काले नहीं सोडूं यखोवा बेनावा सोडी दान पड्यो उलगुलान। क्या ये शब्द भी आज की सो कॉल्ड आधुनिक पीढ़ी को मालूम है? हाथों में मोबाइल लिए आज का युवा सोशल साइट्स में इतना उलझा रहता है कि किसी ने उन्हें मिली स्वतंत्रता के लिए जान भी गंवाई है, ये शायद ही मालूम होगा। 1885 को बिहार का एक आदिवासी बिरसा मुंडा ने उलगुलान का नारा दिया था। उलगुलान माने संपूर्ण क्रांति। आखिर ये क्रांति क्यों, किस लिए? जल, जंगल, जमीन पर अपने अधिकारों, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा। स्वातंत्र्य पूर्व काल में लालची अंग्रेजों ने आदिवासियों के जंगल, उनकी जमीनें उस वक्त अपने कब्जे में कर ली थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें आदिवासियों से लगान नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन में उस वक्त देश के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों से गरीबों से लेकर अमीरों तक ने हिस्सा लिया था। उसी तरह देश के आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाई। नारा था उलगुलान। बिरसा मुंडा का यही नारा लिए सातपुड़ा के जंगलों में अंग्रेजों से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे टंट्या मामा भील और खाजा नाइक। इस लड़ाई में उस वक्त अनेकों आदिवासियों ने शहादत दी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासियों की ये लड़ाई कितने सालों से चली आ रही है? अधिकारों की इस लड़ाई ने जन्म दिया नक्सलवादियों को, माओवादियों को। दुख की बात यह है कि माओवादियों तथा नक्सलवादियों की ये लड़ाई आज अपना रास्ता भटक गई है। वो एक दिशाहीन हिंसक आंदोलन बनकर रह गई है। इन्होंने न सिर्फ हिंसा का रास्ता अपनाया, बल्कि जिन जनमानस के लिए लड़ने की बात कर रहे थे उनको ही इन नक्सलवादियों तथा माओवादियों की गोलियों का शिकार होना पड़ा। कुल भारत के 10 राज्य आज भी इनके आतंकी साये में जी रहे हैं। राष्ट्रीय संपदा का नुकसान हो रहा है सो हो ही रहा है, पर इनके साथ आकर लड़ने वाले कुछ सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड लोगों का कहना तो कुछ और ही है। The real truth is that outside of the forest people can do Gandhian struggles because they have an audience
a Gandhian movement and a non-violent movement needs an audience. Inside the forest, what is going to happen? I mean, people who are starving cannot go on a hunger strike. Unfortunately, if you're going to have 60 years of sort of decimating a people, and then when people start fighting back, say, oh, now we have to fight them even more. We're going to send army, we're going to send air force. Obviously, what is going to happen is that this country is going to rise into a kind of civil war where people do fall on two sides. तिथे आदिवासी बंदुका घेतात आणि नक्षलवाद्यांच्या बरोबर उभे राहतात, हिंसा करतात आणि म्हणून तुम्ही त्यांना फटाफट जमिनीचे कायदे देतात. गडचिरोलीमध्ये 55,000 केसेस मध्ये 45,000 लोकांना जमिनीचे कायदे कागद वाटप करून देतात आणि आम्हाला मात्र आम्ही लोकशाहीवरती विश्वास ठेवणारे, बाबासाहेबांनी दिलेल्या आमच्या राज्यघटनेवरती विश्वास ठेवणारी माणसं कधी हिंसेची भाषा न करणारे, आयुष्यात नाही करणार आणि आधी नाही केली. ये कथा है आदिम संघर्ष की. और इस संघर्ष को जीने वाली, इस संघर्ष यात्रा में सबसे आगे रहने वाली, हजारों का नेतृत्व करने वाली जूझारू महिला की, जिनका नाम यहाँ का हर आदिवासी न सिर्फ जानता है बल्कि उनके नेतृत्व को मानता भी है. और उनका नाम है झिलाबाई. आदिवासी आमा अधिकार है आणि जंगलू आमो राजा है. पण या माटे आपू आवनारी पीढ़ी खातर अगला आपू भविष्य में आपू बाल बच्चे के की जीवन जीवी या माटे झिलाबाई आज होता उमरू पे आज बॉम्बे आली. तर तिच्या मनामध्ये असं विचारलं की मी मरून जाणार तरी मी पायीच चालला जाणार आणि 7-12 घेतल्याशिवाय मी परत जाणार नाही असं तिच्या झिलाबाईच्या मनामध्ये आहे. उम्र के 80 से ज्यादा सावन देखने वाली झिलाबाई जब बायऱ्या बायऱ्या लढणाऱ्या, नवनिर्माण करणाऱ्या के नारे देती है तो यहाँ के हर आदिवासी तक उनके दिल की आवाज पहुँचती है और वो कहता है, लड़ेंगे जीतेंगे. झिलाबाई गिमल्या वसावे, इस जुझारू महिला की जीवन कहानी भी लोक विलक्षण है. झिलाबाई का जन्म आदिवासी जिले के घेंसरा गांव में हुआ था. आज ये गांव नर्मदा जिले में आता है. झिलाबाई का जन्म और बचपन, इस बारे में किसी भी तरह के कागजी दस्तावेज नहीं है. पर जब झिलाबाई बताती है कुछ यादें और उनकी यादों के दस्तावेज जैसे ही खुलते हैं तो मनक पटल पर एक कहानी सी छप जाती है. झिलाबाई की यादों में ये एक रची बसी याद, गीत बनाना और गीत गाना, ये झिलाबाई की पहली पसंद. पर जब झिलाबाई सागबारा के राजा के यहाँ मजदूरी करने जाया करती तो बंधुआ होने के कारण उन्हें खेतों में मुफ्त में ही काम करना पड़ता. तिल्हाद रानी झिलाबाई की सुरीली आवाज की बड़ी प्रशंसक थी, इसीलिए घंटों झिलाबाई का गाना सुनती. सरकारी नौकरी लगे जाइसे रे जीना माँ जीना रुजी रे, सरकारी नौकरी लगे जाइसे रे जीना माँ जीना रुजी रे, सरकारी नौकरी लगे जाइसे रे जीना माँ जीना रुजी रे, सरकारी बैठे तन बड़ी आखिरी रे जीना माँ. इसी वजह से झिलाबाई काम में सबसे पीछे रह जाती. तिल्हाद ए बिहरा केता तो काम खूब कमी है.
जिलाबाई तो काम खूब कमी है। रानी जिलाबाई की मजदूरी के हिस्से का 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं देती थी। उसके मन में रानी के विरुद्ध आक्रोश भी पैदा होता। यहीं से जिलाबाई के मन में व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति की भावनाएं उजागर होने लगी और उसकी आवाज गूंजी सातपुड़ा के घाटियों में। और फिर जिलाबाई की शादी हुई। वो रायसिंहपुर नामक दूसरे संस्थान के भराड़ी पादर गांव में अपने पति के पास आई, पर कवि हृदय कभी शांत न बैठा। पाए बिना पड़े तो वेरिया देश निंगी जहुरा वेरिया पाए बिना पड़े तो वेरिया देश निंगी जहुरा। कभी खेतों में काम करते हुए गीतों की रचनाएं हुई, कभी घर का काम करते करते सहज ही, या यूं ही कभी फुर्सत में बैठे बैठे। पानी न पड़े तो रानी दराड़ में फेंकी दे रानी पानी पड़े तो रानी दराड़ में फेंकी दे या पुबले ये मां देवा दराड़ में नहीं टाकू या पुबले ये मां देवा दराड़ नहीं टाकू। जिलाबाईंच्या बाबतीमध्ये असं आहे की आम्ही जेव्हा गावात जात होतो आणि बघत होतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिक इंटेलेक्च्युअल आपल्याला कसे मिळतील आणि ज्याच्यामधून आपण ज्या पद्धतीचा विकास आपल्याला अपेक्षित आहे, म्हणजे आम्ही नेहमी असं म्हणायचो की ह्या देशामध्ये हेगेलची जी विकास जसं म्हणतोय हेगेल की या देशामधला विकास हा डोक्यावरती चालणार आहे, पायावरती त्याला उभं केलं पाहिजे आणि तो आमचा विशेषतः प्रयत्न होता। त्याच्यामध्ये जिलाबाईसारखं नेतृत्व आम्हाला मिळालं, जी गावामध्ये लोकांना प्रश्न विचारायची की आपण का सहन करतो, अशी प्रकारची एक ताकद स्थानिक लोकांच्यामध्ये निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये एक असा जोश आणणं की ज्याच्यामुळे समोर असणारी राज्यव्यवस्था, मग ते प्रशासन असू दे की ते राज्यकर्ते असू दे, ज्यांना घाम फुटेल, ज्यांना हे आंदोलित झालेलं सगळा जनसमुदाय बघून असं वाटेल की अरे आपण यांचे प्रश्न नाही सोडवले आणि ह्या प्रश्नांना आपण जर उत्तरं नाही दिले तर हा समुदाय अहिंसक मार्गानं, गांधीजींच्या तत्वानंच पण अहिंसक मार्गानं एक मोठं आंदोलन उभं करेल, ही ताकद जिलाबाईंच्या शब्दामध्ये, जिलाबाईंच्या वाणीमध्ये होती। तुम्हारा जंगलों में रोड है कि ना? हमारा ही रोड नहीं मिले। रोडों पैसा आता है ते भी खाई लेता है। हमारा प्याज पाई ना पीवलो हेड पंपाला अभी एक रीत का नहीं ना नहीं आई खूब गगू है का अमा तुम पानी पट्टी लेते है अमा झोपड़ी पैसा लेते हाथे अमा ही लेट नहीं। एक विद्युत प्रकल्पाचा एक दावा आमच्याकडे आहे, धजा पाणीचा। मालद्यावरून धजा पाणीला विद्युत लाईन न्यायची, त्याचा एक दावा प्रलंबित आहे, तो पण आता एवढ्या महिन्यामध्ये मार्गी निघेल। दवाखान्याची सोय नाही, इथून 10 किलोमीटर पायी जायचे मोरांबा आमची PSC मोरांबा, तेही एक आउटसाइड इथून इकडे जायचे, तर अशी गंभीर परिस्थिती, लाईट नाही। दोन रोड जे चिनी पाणी गडावली ते चिनी पाणी ते मोकसमाळ, हे थोडे 8-15 दिवस महिनाभर त्याला लागेल, कारण नुसतं माझ्या इन्स्पेक्शन केल्यानंतर सदर रोडला मंजुरी मिळत नाही। सहाय्यक वन संरक्षक सारखे वरच्या पदाचे अधिकारी पण येतात व्हेरीफायला, आता त्यांना व्हेरीफायचे आदेश झाले आहेत, ते व्हेरीफाय करून ते त्यांचं प्रमाणपत्र सादर करतील आणि मग अंतिम निर्णय होईल। जमीन या पोया के हाय जंगल या बाय बागु जमीन या पोया के हाय ये फारो से वाले
પાવોયામાં જમીને આય ફરું તે વલય કે જમા જંગલે આય રંગરયા કે પાવોયામાં उनके ये गीत आज लोक संघर्ष मोर्चा की आवाज बन चुके हैं। लोक संघर्ष मोर्चा, जिसकी नींव रखी प्रतिभा शिंदे ने। लोक संघर्ष मोर्चा ने सातपुड़ा के आदिवासियों के प्रश्नों को समझकर अपना संगठन खड़ा किया। जंगल जमीन कुड़ीन से संगठन खड़ा करने और आदिवासियों की समस्याओं को ठीक से समझने के लिए उन्हें उसी मिट्टी से उपजा नेतृत्व चाहिए था। तब एक सुलझी हुई नेता के रूप में सामने आई झीलाबाई। झीलाबाई को चाहिए था कि संगठन में उसके गांव के सभी लोग शामिल हों, पर वो लोक संघर्ष मोर्चा के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी नहीं थे। इसीलिए झीलाबाई को अपने लोगों को संगठन में जोड़ने के लिए कमर कसनी पड़ी। गांव-गांव घूमकर झीलाबाई ने संगठन खड़ा किया। फिर झीलाबाई का पूरा गांव उनके नेतृत्व में संगठन में शामिल हुआ। लड़ाई की नए तरीके से शुरुआत हुई और वो तरीका था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लोकशाही पद्धति से लड़े संघर्ष का। अहिंसा के रास्ते पर चलकर स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी जी के सत्याग्रह का। और इस सत्य के आग्रह के साथ एक प्रखर नेता के रूप में उभरी एक आदिवासी महिला। आदिवासी माने आद्य, मूल रहवासी माने आदिवासी। तापी तथा नर्मदा नदी के किनारे बसने वाले ये आदिवासी। होली ये भिल्ल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। यहाँ उनकी कला का सही प्रदर्शन और दर्शन हमें होता है। त्यांनी आपल्या होळीच्या दिशेला जाऊन ग्रुप गोल करून त्यांनी आपलं नृत्य सुरू करायचे। थोड्याच वेळात नोंदणीसाठी आम्ही तिकडे येणार आहोत।
यहाँ के लोग एक तरह से समृद्ध जीवन जी रहे थे। आदिवासी जंगल को अपना पिता मानते हैं, जमीन को अपनी माता मानते हैं, शेर की पूजा करते हैं। ये सब रिश्ते धीरे धीरे कटते चले गए। आपल्या लोकशाही प्रक्रियेमध्ये एक निर्णयाची एक प्रक्रिया असते। शासनाने घालून दिलेल्या काही चौकटीमध्ये एक कुठली कमिटी काम करत असते। त्यामध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणजे जी जागा ज्यांच्या मालकीची आहे ते एक स्टेक होल्डर आहेत, त्यांचे देखील अभिप्राय समितीमध्ये घेतले जातात। त्याचबरोबर हा कायदा जो केलेला आहे तो आदिवासी विकास विभागाने केलेला कायदा आहे आणि त्याची अंमलबजावणीचं काम जे काही आहे किंवा समितीचे प्रमुख म्हणून हे आम्ही महसूल अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी हे काम बघत असतात। त्यामुळे तिन्ही डिपार्टमेंटचे तसेच आपले अशासकीय प्रतिनिधी देखील आमच्या समितीमध्ये असतात। समिती हा निर्णय घेत असते। परंतु कधी कधी काय होतं की दाव्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे काही गावातील दावे जे आहेत ते आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत। सही मायने में इस देश में जो दलित और ट्राइबल है, मतलब हम लोग तो हर बार कहते हैं कि यहाँ के 20 करोड़ 46 लाख जो दलित है और 10 करोड़ 31 लाख जो आदिवासी है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हमारे देश का जो ये पॉपुलेशन है ये दुनिया में 3 नंबर वाली जो अमेरिका है उसके बराबर का है। तो एक अमेरिका हमारे देश में अलग से बैठती है, उनके बारे में मगर कोई नाही सोच रहा है। आमची परिस्थिती आहे ते आहेच, ते भाजप असू द्या, काँग्रेस असू द्या, राष्ट्रवादी असू द्या, काही असू द्या, पण जे परिस्थिती कोणाची जशी आहे तसे अजून बेकार परिस्थिती होऊन राहिली लोकांची। तर आज 25 वर्षे वेळ आलंय, 25 वर्षे वेळ आलंय। काय आता करेन जमीन 7 पुड्या पहाडू आम्हा जंगली खेती तम एक शहर ना टलियो, दिल्ली मुंबई अहमदाबाद जलगांव पुणे भुसावळ आम फिरी बोले अर्धन जमीन दे दे पोटा आणि अर्धन नहा दे का कहा या कारण काय आहे ते आमरा ते गावाने पट्टा बी काही निमदे कमीत कमी 280 जण काहीतरी पट्टा बनावायला या पट्टा बी एक बी काही नाही आणि फाइल झोला तोला से त्याच्यात तहसीलच पहा। आदिवासी सिर्फ अपने लिए जीने में विश्वास नहीं रखते, जो कुछ है वो सारे समूह का। इसलिए उनकी जमीनों में जो भी उपजता है वो सारे समूह का। यही उनकी जीवन शैली है। आदिवासी मौखिक परंपरा के अधिकारी थे, इसलिए पढ़ने लिखने की परंपरा उनमें नहीं रही और इसी वजह से सामूहिक तौर पर उनके अधिकार कहीं दर्ज नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज जीवन की इस लड़ाई में पिछड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में कागजी सबूत ही सबूत के तौर पर माने जाते हैं। वस्तुस्थिती अशी आहे की काही दावे जे आहेत ते आमच्यापर्यंत आलेले नाहीत। बऱ्याच ग्रामस्तरीय समितीकडे देखील काही दावे आहेत ते अज्ञानाभावी दिलेले नाहीत किंवा मग आपले दावे नाकारले जाऊ शकतात या भीतीमुळे देखील काही नाही दिलेले नाहीत किंवा मग आमच्याकडे ऑफिसमध्ये आल्यानंतर साधारणपणे पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही दिवस कालावधी लागतो। वाढीव वगैरे लागलेली आहे असं मला तरी कुठं असं निदर्शन आलं। अंग्रेजों ने भारत के छोटे छोटे राज्य अपने कब्जे में कर लिए, ये सच है। फिर भी आदिवासियों के राज्य वो अपने कब्जे में नहीं कर पाए, तो उन्होंने हर राज्य में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए, जिनको चिप्टन कहते थे। उनको कानूनी जानकारी होने से हम उन्हें वकील भी कह सकते हैं। चिप्टनों ने भोली भाली जनता के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। राजा केवल नाम मात्र ही रहा। उस वक्त स्थानिक लोगों को खेती करने के लिए चिप्टन से आज्ञा लेनी पड़ती थी। चिप्टन को कुछ लगान देकर उससे एक पर्ची मिलती थी। यही पर्ची आगे चलकर जमीनी हक की लड़ाई में सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। पर यहाँ की वन संपत्ति की लूट उस जमाने में बड़े पैमानों पर चिप्टनों ने की। चिप्टनों ने साग की लकड़ी गुजरात के व्यापारियों को ठेके देकर बेची। व्यापारी सारा जंगल ही लूट ले गए। पर आज भी ये आरोप आदिवासियों पर लगता है कि आदिवासियों ने जंगल बर्बाद किए हैं। तब जिलाबाई का गुस्सा उफन कर बाहर आता है। का अमा जंगल है रेंजर रखे है
का आमा जमीन है ए तुम्हा जंगल ने विले तुम्हा जमीन ने विले ये आदिवासी है जीवुलू ओ पहाड़ पटे सात पूरे पहाड़ों ये आदिवासी मालिक है अमु आपू तो लोडिंग जमीन मागते आपू ते सरकार आपू विकना मागा जाते आपू अधिकार है अधिकार या माटे बाबा अम्बेडकर गाइड नेखिन हाथी मोई गियो तिया है कि आख्याक आदिवासी तमाम अधिकार है। स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू जी ने नारा दिया। 1947 को पंचसूत्री योजना का ऐलान हुआ, पर 1952 तक इस बात पर कोई अमल नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद आदिवासी राज्यों का भारत में विलय किया गया, पर जब जंगलों पर कब्जा किया गया तो यहाँ रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों को भी लिखा जाना चाहिए था। जैसे जंगल के अंदर के गांव, उनकी हदें, उनकी खेती तथा वहां के घर, उनका जंगलों पर पारंपरिक सामूहिक अधिकार उन्हें देकर बाकी जमीन सरकारी घोषित की जानी चाहिए थी, पर जानबूझकर आदिवासियों के अधिकारों को अनदेखा किया गया। खेती के मौसम में गांव-गांव में एसआरपी की टुकड़ियां घूमने लगी। वो लोगों के खड़े धान काट ले जाते, खेत जला देते, खेती के औजार जब्त कर लेते, उनकी औरतों को उठा ले जाते। ये बात आम ही थी और विरोध करने पर आदिवासियों पर कानूनन अपराध दर्ज किए जाते। कभी-कभी तो उन पर गोलियां भी चलाई जाती। उनके रक्षक की भूमिका वाले गांव के मुखिया ही जब आदिवासियों के भक्षक हो गए, तो कमजोर आदिवासियों को अपनी पीढ़ियों से चली आ रही जमीनें छोड़नी पड़ी। सारे आदिवासी भूमिहीन हो गए। केवल जंगल ही नहीं, सभी नैसर्गिक संसाधनों से उनका हक छीनने से मानो उनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। उनकी उपजीविका ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संस्कृति की गर्भनाल ही काट दी गई। सैकड़ों परिवार मजदूरी के लिए अपना गांव, जंगल, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बड़े शहरों में मजदूर बनकर जाने लगे और इसी में पिसकर रह गए। उन्नीस 1980 में रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट आया। जितने लोग जंगलों में रह रहे थे, उनके राइट्स सेटल किए जाने चाहिए थे, पर दुर्भाग्य से यह हुआ नहीं और आदिवासियों के ऊपर और भी अत्याचार शुरू हुए। आदिवासियों ने नारे लगाए, बताए कौन अतिक्रमणदार, सरकार सरकार सरकार। 1980 के बाद अगर महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे देश में अगर देखेंगे तो माल न्यूट्रिशन, आदिवासियों के ऊपर के अत्याचार ये बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने को मालिक समझा और आदिवासियों को बाहर का कोई आया हुआ इंसान है, जिसको एनक्रोचमेंट, जिसका हम ऑब्जेक्शन लेते हैं। हम लोग एनक्रोचमेंट शब्द नहीं मानते, हम लोग कहते हैं कि नोंद न की हुई जमीन है हमारी, जो सरकार ने उसका नोंद करना चाहिए था वो नहीं किया, वो हमारी जमीन है, हम एनक्रोचमेंट नहीं है। इसलिए हमारे संगठन का एक नारा है कि सांगा कौन अतिक्रमणदार, सरकार सरकार सरकार, क्योंकि सरकार हमारे बाद आया, हम उसके पहले पिढीओ से यहाँ रह रहे। की अतिक्रमण काय असं जे काय वाटून उचलून आणायची अशी ही नाही, अतिक्रमण तुम्ही नावे पाडलेले आहे
2001-2 मध्ये अमर उपोषण केलं होतं मी मुंबईला. आणि त्यावेळेसही हाच प्रश्न झाला होता की ज्याच्याकडे जमीन आहे, जो कसत आहे, त्याच्या नावावर करून देण्यात येणार आहे असं प्रश्नाचे उत्तर भेटलं म्हणून उपोषण सोडलं होतं. आणि तेव्हापासून म्हणजे शासकीय अधिकारी काहीच आपलं काम करायला तयार नव्हते. ते काम आम्ही स्वतंत्र संघटित लोकांनी सगळ्यांनी मिळून तो प्रशिक्षण घेऊन आलो आणि सर्वे करायचे काम. आपलं जो डिपार्टमेंट होतं ना, हे 20,000 आपलं 80,000 रुपये मागत होते. तुमच्याच डिपार्टमेंट समजा, कारण की तो वनमंत्री कोणतरी होता ना, स्वरूप सिंग नाईक, तर त्यांना असं जबाब दिला होता आम्ही की असं तुम्ही 80,000 रुपये एक आदिवासी कडून घेतात, असं तर आमचे 80,000 आदिवासींना जमीन द्यायची आहे. त्याच्यामध्ये काय झालं होतं की मग ह्या लोकांना आपण ताबेपावती समजा गट नंबर 81 ची दिलेली, परंतु कालांतराने या लोकांमध्ये असं आमचं एक ऑब्झर्वेशन आहे प्रशासनाचं की दिलेल्या जमिनी व्यतिरिक्त इतर जमिनी असतात किंवा आपापसामध्ये जातीनिहाय, वर्गनिहाय, समूहनिहाय हे स्वतःहून त्यांच्या स्तरावर प्रशासनाला न विचारता त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतात की माझा मुलगा घोषित व्हायचा बाकी आहे म्हणून ही जमीन पण मलाच राहू दे, तू दुसरी जमीन खेळ. मग त्या ताबेपावतीमध्ये कालांतराने बदल होत गेले, मग तसे तसे सातबाऱ्यात बदल होत गेले, म्हणून त्यांचे टायटल 177 लोकांचे सातबाऱ्याचे अर्ज आपल्याकडे प्रलंबित आहेत. जिलाबाई की ताकत उनकी वाणी में है. एक समृद्ध वाणी की प्रतिभा उन्हें मिली है, इसलिए उसमें एक तरह की धार है. दिल्ली बॉम्बे जाने या मोकाई दो पसके, दिल्ली बॉम्बे जाने या मोकाई दो पसके, दिल्ली बॉम्बे जाने या मोकाई दो पसके, दिल्ली बॉम्बे जाने या मोकाई दो पसके. ओ खोबे पावरे हाय मा पावो, खोबे पावरे हाय या को मरचा वाला ले. संगठन के गीत हो या भाषण, जिलाबाई जब बोलने लगती हैं तो जैसे आदिवासी संस्कृति की आत्मा ही बोलने लगती है. आदिवासी बोली में वो जिस तरह से प्रवाहित होती है तो सुनने वालों की रूह तक पहुंच जाती है. अपने पास रंग रूप नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, भाषा नहीं, इसमें से किसी भी बात का खुद पर दबाव न लाते हुए सीधे सीधे सवाल पूछती है. मेरा जीना मिट्टी का जीना है, मेरी मांग जीवन जीने की मांग है. यह मेरी नाल है धरती माँ से, जिसे सिर्फ मैं जिंदा रख सकती हूँ. आमो आखा एक से, माने कीड़ी, मूंगी, नदी, नाले, जानवर, आकाश, पाताल, इंसान सब एक है. ये एक संपूर्ण चक्र है. जब 1997 से जिलाबाई संगठन से जुड़ी तो गांव-गांव घूमकर संगठन के लिए काम किया. इसमें यमुनाबाई वसावा, इंदिराबाई राउत, सीताबाई तड़वी, सुगरीबाई, भांगाबाई, ऐसी बहुत सी महिलाएं सामने आई. जंगल जमीन आदिवासी है, आदिवासी अधिकार है, मत करे आज लेकिन हाथी होतोंगी जियो का आदिवासी अधिकार है. घणे वर्ष ही गेले है, जब भी खुर्सी कोई गेला है, यहाँ आदिवासी अधिकार नहीं आपका किया खतर. तमाम आदिवासी हमार जागृत केला जरूरी थी. कहा ले का अमुत कहती भी जीवी आला हमार आउनारी पीढ़ी निकी लिए आउनारी पीढ़ी भविष्य काय लेणार. इया माटे म पावन बोयो अपने जागृत खूब जरूरी है. अरे तमाम जबी महलू बोरिया ने यहाँ बाबू अधिकार ना खातोरा कोई बॉम्बे वाले. पर जिलाबाई इन सब से आगे रही. जिलाबाई के नेतृत्व में हजारों महिलाएं हर साल 8 मार्च को महिला दिवस पर एकत्रित होती हैं और आंदोलन पर लिखे गए गानों की मदद से लोगों को प्रेरित करती हैं. कुपोषण से लड़ाई शुरू हुई. इस बात को इन महिलाओं ने सरकार के सामने रखा. आपने हमारे जंगल हमसे छीने, आपने हमारा जीवन हमसे छीना,
इसी वजह से हमारे माथे कुपोषण आया। यही बात कुपोषण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के रूप में उभरी। कुपोषण हे फक्त आरोग्याशी संबंधित नाही, तर ते माणसाच्या रोजगाराशी संबंधित आहे, ते त्याच्या जगण्याशी संबंधित आहे आणि म्हणून ते पूर्ण चक्र आहे. आणि ते चक्र तुम्ही ब्रेक केलं आमचं जगण्याचं. आमचं जंगल काढून घेतले, आमचा रोजगार काढून घेतला, आमच्या स्थानिकांचा अधिकार काढून घेतला आणि म्हणून आमच्या माथी कुपोषण आलं. इसी दौरान डायन घोषित करने की कुरीति पर भी विचार हुआ। इस कुरीति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हुई। प्रसव के दौरान मजदूरी न दिए जाने का नियम, जिसे डूबी मजदूरी भी कहते हैं, ऐसे दुर्लक्षित मुद्दे भी सामने आए। इन सब मुद्दों और जिलाबाई के संघर्ष के फलस्वरूप सरकार को आदिवासियों से संबंधित कानून पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। जिलाबाई जैसे जैविक बुद्धिजीवियों ने सत्ताधारियों से सवाल पूछने शुरू किए। हमारे गांव में हमारा राज क्यों नहीं है? हमारे गांव में ये वन विभाग नाम का तानाशाह कब आया? हम तो सदियों से यही रहते आए हैं, नैसर्गिक संसाधनों पर जीते आए हैं। इन्हीं संसाधनों पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है? ये जो विचार करना है कि सरकारी नीति किस तरह से बनाई जाती है। सरकार हमारे बच्चों को 1 से 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई इसलिए मुफ्त दे रही है क्योंकि इन्हें चाहिए हमारे बच्चे इनका गेट संभाल सके, इनकी गाड़ियों के नंबर लिख सके। सरकारी नीति बनाते हुए सरकार किस तरह से गरीबों का शोषण करती है, ये खुद समझकर लोगों को समझाया। लोगों में विद्रोह जागृत रखा जिलाबाई जैसे लोगों ने। दारू पीन आवे आणि दे मुले ते जेवण मागिते काय देते दे काय देते दे ते मटन मागणारो, पुळ्या मागणारो, खिचडी मागणारो, तो बापू व्हायचा कमावी लागलो ते तू पुळ्या दे। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि यह संघर्ष अहिंसात्मक रहे, संपूर्णतः लोकशाही पद्धति से चले, बंदूक की मदद से न चले। साहेब नाही चालणार, त्यावेळेस खालूनच चालू, पुलाच्या वर जाणार नाही येतात, पण आमच्या पद्धतीने पुलाच्या खालून तुमच्या पण झोपलेले आहेत म्हणून त्यांना जागा करतात। हे बघा जिलाबाई इस संघर्ष में तालुका स्तर ही नहीं बल्कि दिल्ली की संसद तक जाने वाले हर मोर्चा, धरना, अनशन में सबसे आगे रही। इन्हीं सब कारणों से जिलाबाई का आदिवासी समूह के विकास में रचनात्मक और महत्वपूर्ण योगदान है। जिलाबाई ये नाम सातपुड़ा पहाड़ के आदिवासियों में ही नहीं बल्कि लोक संघर्ष मोर्चा को जानने वाले सभी समर्थकों में बड़े आदर से लिया जाता है। जिलाबाई एक प्रेरणा स्थान ही नहीं, एक ऊर्जा स्रोत है आदिवासियों के लिए। जिलाबाई आज भी भाषण देने खड़ी होती हैं तो पूरे जनसमूह में एक नवचेतना और जोश का संचार हो जाता है। जिलाबाई का सिर्फ नाम लेने से ही उन्हें पहचानने वालों के शरीर में बिजली सी ऊर्जा भर जाती है।
जिलाबाई निरक्षर होने के बावजूद लोगों से तार्किक सवाल करती हैं। क्यों हम ये सब सहते हैं? हम लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? हम राज्य व्यवस्था में सहभागी क्यों नहीं होते? हम अपने वोट की कीमत क्यों नहीं समझते? राजकर्ता हम चुनकर देते हैं, वो चाहे कोई भी हो। एमएलए, एमपी, हम उनसे क्यों डरे? वो हमारे नौकर हैं, उन्हें वोट देकर हम उन्हें सरकार में लाते हैं। इस तरह का थॉट प्रोसेस जिलाबाई ने पहली बार लोगों को समझाया। केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि विकास के रचनात्मक काम भी उतने ही जरूरी है। गांव के स्तर पर महिला आरोग्य दक्षता समिति, रोजगार हक समिति, इन सब में जिलाबाई का सहयोग है। एक तरफ जंगल, जमीन, नैसर्गिक संसाधनों पर स्थानिक भूमि पुत्रों के मालिकाना हक का संघर्ष शुरू था। कावड़ा करतो काव काव काव, कावड़ा करतो काव काव काव, चिमणी करते चीव चीव चीव। दूसरी तरफ मानवीय विकास के निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत योजनाओं पर भी अमल हो रहा था। जिलाबाई दोनों जगह मोर्चा संभाले हुई थी, इसीलिए जिलाबाई संगठन में प्रेरणा स्तंभ बनी हुई है। मागील 21 वर्षापासून लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीनं नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिकांचा अधिकार व पर्यायी विकास नीतीसाठी ग्रामनिर्माण चळवळ या ब्रीदवाक्याच्या हाती लढणाऱ्या जिलाबाईंना अनेक पुरस्कारांनी नावाजले गेले आहे, ज्यामध्ये भोपाळ गॅस पीडितांसाठी संघर्ष करणाऱ्या संघटनेच्या वतीनं राष्ट्रीय पातळीवरचा चिंगारी पुरस्कार देण्यात आला 2010 साली। 2011 साली खानदेशस्तरीय जळगाव पत्रकार संघाच्या वतीनं रणरागिणी पुरस्कार जिलाबाईंना देण्यात आला। 2011 साली लोकमत सखी मंचच्या वतीनं प्रेरणादायी पुरस्कार जिलाबाईंना देण्यात आला। 2012 साली श्रीराम लागू, निळू फुले, सदाशिव अमरापूरकर यासारख्या कलावंतांनी आपली सामाजिक बांधिलकी जपत सामाजिक कृतज्ञता निधी तयार केली, त्याच्या माध्यमातून जीवन गौरव पुरस्कार जीवनदायी नावानं देण्यात आला। अशा अनेक पुरस्कारांना जिलाबाईंना नावाजलं गेलं। त्यातीलच 2013 सालचा विद्रोही साहित्य संमेलनामध्ये आपली मौखिक परंपरा महाराष्ट्राला सांगितल्याबद्दल विद्रोही साहित्य संमेलनानं जिलाबाईंना विशेष सन्मानित केलं, तो हा पुरस्कार। जिलाबाई ने हम लोगों को हर वक्त बहुत अलग अलग तरह की प्रेरणा दी। वनाधिकार कानून जब बनने वाला था तो लोकसभा में कानून को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई थी 30 एमपी की मिलके, जो अलग अलग बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, शिवसेना जो भी है, फिर कम्युनिस्ट, देश के जितने अच्छे ट्राइबल के इशू को समझने वाले जो एमपीज हैं उनकी एक 30 एमपीज की कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। उसके सामने देश भर के जितने जन संगठन, बुद्धिजीवी, इंडिविजुअल जो भी है वो जाके अपनी ओपिनियन रखता था कि कानून किस तरह से बनाया जाए। तब हम लोग भी 11 लोग लोक संघर्ष मोर्चा की तरफ से गए थे कानून बना के, जिसमें झिलाबाई एक सदस्य थी। तो झिलाबाई जब वहाँ पर गई तो हमारा ये तय था कि हमारा में सबसे बुजुर्ग है, हमारी एक बड़ी सुलझी हुई और समझदार नेता है, तो वो उसकी शुरुआत वो खुद करेगी। तो ये जब शुरू करने के लिए गई तो उसने अपने भाषा में शुरू किया। तो डॉक्टर किशोर चंद्र देव, जिस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के खुद भी ट्राइबल है, वो उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने हमारे साथी अमरीश राय जी को बोला कि क्यों आप इनको बोलने दे रहे हैं, आप ही अंग्रेजी में सब बोल दीजिए। तो फिर मैंने झिलाबाई को बोला कि ट्रांसलेट करते हुए कि ये ऐसे बोल रहे कि आप क्यों समय हमारा जायज़ कर रहे हैं, उसके बदले में आप ही खुद बोल दीजिए। तो उसने बोला क्यों, ये अंग्रेजी बोलने वाले वोट देते और उसी पे राज बनता है, हम नहीं वोट देते और हमने हमारे से नहीं राज बनता। 3 घंटे वो मीटिंग रुकी रही, ट्रांसलेटर आया। हमने तो हमारे जंगल, जमीन, पहाड़ और नैसर्गिक संसाधनों को बहुत अच्छी तरह से रखा। तुम्हारी जिम्मेदारी थी मेरे गांव में स्कूल भेजने की, मेरे गांव में अच्छे हेल्थ
के लिए दवाखानाओं को खोलने की तेरी जिम्मेदारी थी, तो तूने अच्छी तरह से नहीं निभाई। इसलिए मुझे तेरी भाषा बोलने नहीं आती, इसकी मुझे नहीं शर्म आती। इसकी शर्म तो तुझे आनी चाहिए, क्योंकि तूने अच्छे काम नहीं किया, इसलिए मेरी जैसी एक अच्छी कवि, मेरे जैसा एक अच्छा आदमी जो इस देश में बहुत अच्छा काम कर सकता था पढ़ लिख के और अच्छा सहभाग दे सकता था, उसको तो तुम्हारे कारण नहीं हो पाया। इसकी शर्म तुमको आनी चाहिए। इस घटना के बाद कुछ निर्णय इस तरह से लिए गए। 13 दिसंबर 2005 तक जो लोग भी खेती कर रहे थे उन लोगों को उस खेती का पूरा अधिकार दिया जाएगा। जंगल विभाग से ये अधिकार निकाल लिया गया। आदिवासी विभाग से ये मंजूर हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये सिर्फ जिलाबाई की आधुनिक सोच का ही नतीजा है कि ये कानून आज तक आदिवासियों को सबसे ज्यादा न्याय दिलाने वाला कानून साबित हुआ। लेकिन उसे जब अमल में लाना था तब स्थानिक प्रशासन से चूक हो गई। तर 2005 विधेयक मंजूर आहे, मग 1 ते 2005 पर्यंत ग्रामसभा झालेली आहे, तर त्या ठराव जोडलेले आहे। त्याप्रमाणे सगळ्यांच्या काही पुरावा नाही देणार आम्ही, फक्त एकच पुरावा देणार आहे। पुरावा कोणता? की ज्या गावात राहतो तिथे आमच्या नावावर घर आहे, फक्त तोच पुरावा। आमचे घर आहे, आमच्या वडिलांचे घर आहे, दादोबा आजोबा सगळ्यांचेच घर आहे, तो मोठा पुरावा। दुसरा कोणताही पुरावा परस्परांना द्यायचा नाही आणि देणार पण नाही। आम्ही गावकरी लोक आहे, हा आम्ही अतिक्रमण धारक नाही। हा नोंद न झालेला दावा असं म्हणा तुम्ही नोंद नाही केली झालेला दावा, बरोबर। हा आम्ही अतिक्रमण असं बोलत नाही, पण आता ते मुद्दा येतं म्हणून बोलावं लागतं। पण तुम्ही नोंद न केलेली जमीन असं म्हणा तुम्ही। आता तुम्ही नोंद नाही केली तर आम्ही तसंच पडून राहिले ना। तुम्ही तेव्हाची नोंद झाली असते, सर्वे केली असते तर आमच्या नावावर झाली असते। 1 जनवरी 2008 को इस कानून पर अमल होना शुरू हुआ, पर फिर वन विभाग ने टेढ़ी चाल चली। प्रत्यक्ष अमल लाने के राह में रोड़े डाले। इस वजह से कानून पास हुआ, नियम भी बने, पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। आखिर संगठन को आगे आकर आंदोलन की राह अपनानी पड़ी। 1 मार्च 2011 से लेकर 15 मार्च 2011 इस दरमियान जलगांव से लेकर मुंबई तक पदयात्रा की घोषणा हुई। सातपुड़ा के आदिवासी बिरसा मुंडा के उलगुलान के नारे को आगे बढ़ाते हुए पदयात्रा पर चल पड़े। आदिवासी अधिकार है, जंगल अधिकार है, जमीन अधिकार है। या माटे आमा आदिवासी अधिकार सीनी ले दो आणि उपरांत 7-12 नहीं देता वेरी ता या खातरे तमाम आदिवासी आम बॉम्बे रस्ता रोकी रहना। जलगांव से संगठन के 5000 स्त्री पुरुष आदिवासी मुंबई मंत्रालय की तरफ चल पड़े। उम्र के 80 से ज्यादा सावन देख चुकी जिलाबाई इस पदयात्रा में आगे रही। गांव-गांव में रैन बसेरों के ठिकानों पर विविध सभाएं हुई। इन सब में एक जुझारू नेता बनकर सामने आती रही जिलाबाई। संघर्ष को लोगों में जगाती रही। आखिर मुंबई मंत्रालय आकर सीधे मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ी हुई और पूछा कि कानून पर सही तरीके से अमल क्यों नहीं हो रहा है। जब जिलाबाई ने पूछा, कारे बाबा, तू तो राज्य मुंबई में करता है, उसका वोट मैं तुम्हें गांव में देती हूँ और मैं गांव में खेती करती हूँ, तो 7-12 लेने मुंबई क्यों आती हूँ। अब ऐसा करते हैं कि मेरा मतदान यहीं रखते हैं, तब तू वोट के लिए मुझे गाड़ी से लाने का प्रबंध करेगा, क्योंकि उस वक्त सवाल तेरी कुर्सी का होगा।
जिलाबाई की यशस्वी वाणी से प्रभावित होकर कानून पर अमल लाने के राह में जो जो कमियां थी उन्हें खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए। जिलाबाई के कई वर्षों के संघर्ष की वजह से जलगांव तथा नंदुरबार जिले के 10,000 आदिवासी परिवारों को उनका जमीनी हक मिला है। नहीं, तुमको नहीं मिला? तुमको पट्टा नहीं मिला? नहीं मिला, त्यार गोगू है नहीं गोगू नहीं। तुम तो सबके लिए लड़ रही हो, तुमको पट्टा नहीं मिला? एक एक पूछू है ताई ले ओके को गामे फामे पोया चारू तोले तियान पट्टा मिली गया तियाने नुकसानी भरपाई पैसा भी मिली रही है और मैं कई गुनो केलो तुमको 7-12 नहीं मिला? नहीं। अरे बाप रे, अते तियान मा तोल बल जीव के है। ओहो हाँ, ये तो बड़ा गलत है। हाँ ते ओरे तारानी दरड़ में फेंकी दे या पुबले ये मां देवा दरण में नहीं। इस संघर्ष में जिलाबाई का बहुत बड़ा योगदान है, पर जिलाबाई का संघर्ष आज भी जारी है। पुलिस वाले करते हैं, हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। आदिवासियों के शिक्षा का प्रश्न, स्वास्थ्य का प्रश्न, उनके शाश्वत विकास का प्रश्न तो आज भी जस का तस बना हुआ है। माने लड़ाई अब भी अधूरी है। आज भी जिलाबाई बायऱ्या बायऱ्या लढणाऱ्या, नवनिर्माण करणाऱ्या का ये नारा लिए सातपुड़ा के घाटियों में गांव-गांव में घूमती है, लोगों को एकजुट करती है। जैसे अब वो केवल एक आदिवासी स्त्री नहीं रह गई, बल्कि भिल्ल संस्कृति की आत्मा बन गई है। उनकी तेजस्वी वाणी से अब पूरा सातपुड़ा ही क्रांति के गीत गाने लगा है। जिलाबाई के इस संघर्ष को हम सभी देशवासियों का सलाम। आदिवासी खोटो जीवन माताई हम चली फिरी थाकी ओ तो वो यो महू है माताई एंडो संख्या नहीं आवे तो ठोगा ठोगी नहीं हमने हाथ माताई खोटो यमा है जीवेलो।